पेट्रोल पंप पर जब हम अपनी गाड़ी में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भरवाते हैं तो एक अजीब सी संतुष्टि होती है। ऐसा लगता है जैसे चलो पर्यावरण को बचाने में अपना भी कुछ योगदान हो गया। हाँ बिल्कुल, वो ग्रीन फ्यूल या हरित ईंधन जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुत सुकून देता है। वही तो। लेकिन जब हमने इस विषय से जुड़े डेटा और रिसर्च को गहराई से पढ़ा तो कुछ और ही कहानी सामने आई। मतलब आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है कि हम इस हरे ईंधन का सच समझें। सही कहा, क्योंकि क्या हो अगर ये हरा ईंधन अनजाने में ही सही हमारे नीले रंग को यानी हमारे पीने के पानी को और नदियों को सोख रहा हो। बिल्कुल, और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। हम इथेनॉल उत्पादन के पूरे विज्ञान, इसके अर्थशास्त्र और पर्यावरण से जुड़े इसके टकराव को खंगालेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि मक्का, गन्ना और चावल जैसी आम फसलें आखिर ईंधन में कैसे बदल जाती हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी नीति का अंधा समर्थन या विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर ये देखना चाहते हैं कि कार्बन कम करने की इस दौड़ में हम जल संकट और जमीन के उपयोग को लेकर क्या नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। ये आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। हमें समझना होगा कि एक साधारण सी दिखने वाली कृषि प्रक्रिया कैसे इतने बड़े वैश्विक बदलाव ला सकती है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी विज्ञान से शुरुआत करते हैं। आखिर ये इथेनॉल बनता कैसे है? रिसर्च पढ़ते हुए मुझे लगा कि ये पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक विशाल बेकरी या कह सकते हैं शराब की भट्ठी की तरह है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। मतलब हम खेतों में उगने वाले कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं और उसे ईंधन में बदल रहे हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही। इस पूरे प्रक्रिया के केंद्र में किण्वन है, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये वही विज्ञान है जिससे बेकरी में ब्रेड फूलती है। इसमें यीस्ट यानी खमीर सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। अच्छा, तो यीस्ट असल में करता क्या है? यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो मीठे को खाता है। वो शर्करा को पचाकर दो मुख्य चीजों में बदल देता है। एक है इथेनॉल जो हमारा ईंधन है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन डेटा में एक बहुत ही रोचक अंतर दिखता है। मक्का, गन्ना और चावल, इन तीनों से ही इथेनॉल बनता है, लेकिन इन्हें प्रोसेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि कच्चे माल के आधार पर ये प्रक्रिया बदल जाती है। सबसे आसान कच्चा माल गन्ना है। गन्ने के रस में शर्करा पहले से ही मौजूद होती है, तो यीस्ट को सीधा अपना मनपसंद भोजन मिल जाता है और वो तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। बिल्कुल, लेकिन मक्का और चावल के साथ कहानी इतनी सीधी नहीं है। उनमें शर्करा नहीं होती, बल्कि स्टार्च होता है, जो एक बहुत ही जटिल कार्बोहाइड्रेट है। मतलब यीस्ट उस स्टार्च को सीधे खाकर हजम नहीं कर सकता। एकदम सही पकड़े आप। गन्ने का रस यीस्ट के लिए नकद पैसे की तरह है, जिसे वो तुरंत खर्च कर सकता है, लेकिन स्टार्च एक लॉकर में बंद तिजोरी की तरह है। अरे वाह, ये उदाहरण बढ़िया है। तो फिर उस तिजोरी को खोलते कैसे हैं? इसके लिए कारखानों को पहले बहुत लंबी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। पानी और कुछ खास एंजाइम की मदद से उच्च तापमान पर इस कठोर स्टार्च को तोड़कर सरल शर्करा यानी ग्लूकोज में बदला जाता है। ये तो जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा ऊर्जा और समय लेने वाला काम है। और जब हम कच्चे माल की मात्रा देखते हैं तो आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। मैंने पढ़ा कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2.4 से 2.6 किलो मक्का लग जाता है, और गन्ने की बात करें तो 10 से 14 किलो गन्ना चाहिए होता है। बिल्कुल, और अगर टूटे हुए चावल का उपयोग हो रहा है तो 1 लीटर ईंधन के लिए 2.25 से 2.5 किलो चावल की आहुति देनी पड़ती है। बाप रे! सोचिए, एक गाड़ी का टैंक फुल करने के लिए कितने किलो अनाज या गन्ने की जरूरत पड़ेगी। और ये तो सिर्फ उस ठोस कच्चे माल का वजन है जो हमें दिखाई देता है। असली डरावनी तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम पानी की खपत की गणना करते हैं। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर जमीन के अंदर से 1 लीटर पारंपरिक पेट्रोल निकालकर उसे रिफाइन किया जाए तो औसतन 100 से 300 लीटर पानी खर्च होता है। सही है। लेकिन डेटा बताता है कि 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन में 1400 से लेकर 4500 लीटर तक पानी लग जाता है। ये पेट्रोल के मुकाबले 5 से 15 गुना अधिक है। हाँ, और यहीं पर जल पच्छिन या वाटर फुटप्रिंट की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इतना सारा पानी आखिर जा कहाँ रहा है? क्या ये सब फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि फैक्ट्रियां सारा पानी सोख रही हैं।
अगर सिर्फ फैक्ट्री के अंदर की बात करें, जहां अनाज को पकाया जाता है और मशीनें ठंडी रखी जाती हैं, तो वहां महज 10 से 25 लीटर पानी लगता है। अच्छा, तो फिर बाकी का हजारों लीटर पानी कहाँ खर्च हो रहा है? पानी की असली और भारी खपत फैक्ट्री के बाहर खेतों में होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसके 3 घटक होते हैं: हरा जल, नीला जल और ग्रे जल। हरा जल मतलब बारिश का पानी जो खेतों पर गिरता है। एकदम सही। हरा जल वर्षा का पानी है जिसे फसल प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय है नीला जल, जो हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। हाँ, ये वो पानी है जो हम सिंचाई के लिए नदियों, तालाबों या जमीन के गहरे अंदर से ट्यूबवेल के जरिए खींचते हैं। और फिर आता है ग्रे जल, जो प्रदूषित पानी को साफ करने के काम आता है। और मैंने पढ़ा कि चावल से बने एथेनॉल में तो ये आंकड़ा 4500 लीटर तक पहुंच जाता है। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल है। धान दुनिया की सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों में से एक है, और भारत जैसे देश में जहां कई राज्यों का भूमिगत जल स्तर पहले से ही खतरे के निशान से नीचे है, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। इसी बात पर मुझे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का एक बेहद ज्वलंत उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, मराठवाड़ा का वो उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। वो भौगोलिक रूप से एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहां बारिश कम होती है। ये वही इलाका है ना जहाँ कुछ साल पहले पानी का भयंकर अकाल पड़ा था और लातूर में ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था। बिल्कुल। 2019 का वो सूखा कोई नहीं भूल सकता। लेकिन एक विरोधाभास देखिए, उसी क्षेत्र में गन्ने की खेती और शक्कर मिलों का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है। तो एक तरफ इंसान पीने के पानी के लिए तरस रहा था और दूसरी तरफ कारखानों में ईंधन बनाने के लिए जमीन से पानी खींचा जा रहा था। हाँ, जब लातूर में लोगों के पास पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं था, तब मिलें गन्ने को प्रोसेस करने के लिए हर दिन लाखों लीटर पानी बहा रही थी। ये एक बहुत ही असंतुलित व्यवस्था है। ये तो सच में पूरी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। लेकिन पानी की खपत तो समस्या का सिर्फ पहला हिस्सा है। जब मैंने डेटा को और खंगाला तो एक और सवाल दिमाग में आया। क्या सवाल? फैक्ट्री में ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पानी कचरे के रूप में बाहर निकलता है, उसका क्या होता है? इस उद्योग से जो सबसे खतरनाक अपशिष्ट निकलता है उसे स्पेंट वॉश कहते हैं। स्पेंट वॉश? हाँ, जब तरल पदार्थ में से इथेनॉल को अलग कर लिया जाता है तो अंत में जो गाढ़ा, भूरा और चिपचिपा तरल बचता है, वही स्पेंट वॉश है। और इसका विवरण किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये 80 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है और इसमें रसायनों की सड़ांध होती है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है और पर्यावरण के नजरिए से खौफनाक भी है, वो ये है कि इस स्पेंट वॉश में भारी धातु नहीं होते, लेकिन जब ये नदियों में बिना ट्रीटमेंट के बहा दिया जाता है तो ये हाइपोक्सिया पैदा कर देता है। रुकिए, ये हाइपोक्सिया क्या है? मैंने हमेशा सोचा था कि प्रदूषण मछलियों को जहरीले रसायनों की वजह से मारता है। क्या स्पेंट वॉश सीधे तौर पर जहरीला नहीं है? बिल्कुल सही सवाल है। स्पेंट वॉश सीधे जहरीला नहीं है, बल्कि ये पानी में एक जैविक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत अधिक होती है। अच्छा, तो जब ये नदी में मिलता है तो क्या होता है? जब ये गाढ़ा अपशिष्ट नदी में जाता है तो नदी के प्राकृतिक बैक्टीरिया इस अचानक मिले भोजन को बहुत तेजी से तोड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में वे पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ओह, तो ऑक्सीजन का स्तर एकदम शून्य हो जाता है? हाँ, पानी में ऑक्सीजन न होने के कारण मछलियां और पूरा जलीय इकोसिस्टम सचमुच दम तोड़ देता है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक छोटे से बंद कमरे में 100 लोगों को बंद कर दें। कमरा उन्हें नहीं मारता, वे खुद ही सांस लेने वाली हवा खत्म कर देते हैं और घुटन से उनकी जान चली जाती है। नदी मूल रूप से घुटकर मर जाती है। ये एक बहुत ही सटीक और भयानक उदाहरण है। डेटा दिखाता है कि सिर्फ 1 लीटर स्पेंट वॉश 10,000 लीटर साफ पानी को पूरी तरह ऑक्सीजन शून्य कर सकता है। बाप रे! लेकिन एक मिनट, क्या इसके लिए हमारे देश में कोई सख्त नियम नहीं है? कोई भी फैक्ट्री इतना खतरनाक कचरा सीधे नदी में कैसे डाल सकती है? नियम तो कागजों पर बहुत सख्त है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बहुत ही कड़ा नियम लागू किया है, जिसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज या ZLD कहा जाता है। ZLD मतलब वो एक बूंद पानी भी बाहर नहीं फेंक सकते? बिल्कुल। उन्हें उस पानी को फैक्ट्री के अंदर ही रिसाइकिल करना होता है, वाष्पीकृत करना होता है और बचे हुए ठोस कचरे को खाद में बदलना होता है। तो अगर नियम इतने स्पष्ट हैं तो फिर ये मछलियां क्यों मर रही हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा आर्थिक कारण है? हाँ, इसका मूल कारण अर्थशास्त्र ही है।
इस नियम का पालन करना किसी भी फैक्ट्री के लिए बहुत महंगा सौदा है। उस करोड़ों लीटर स्पेंट वॉश को उबालने के लिए विशाल मात्रा में बिजली की आवश्यकता होते हैं। समझ गया। तो पैसे बचाने के चक्कर में नदियों में छोड़ देते हैं, और अगर जमीन में रिस जाए तो वो भूमिगत जल को हमेशा के लिए दूषित कर देता है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जल प्रदूषण की ये बात हमें सीधे जमीन और भूमि उपयोग के मुद्दे की तरफ ले जाती है। हाँ, ये एक और बड़ा विवाद है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि इथेनॉल फैक्ट्रियों के लिए उपजाऊ जमीन नहीं चाहिए, इन्हें बंजर जमीन पर लगाया जा सकता है। लेकिन रिसर्च इसे खारिज करती है। जिसे हम बंजर जमीन कहते हैं, क्या वो असल में खाली होती है? ये आधुनिक विकास का एक बहुत बड़ा भ्रम है। बंजर शब्द सुनकर हमें सूखी बेजान जमीन की तस्वीर दिखती है, लेकिन वास्तव में वहाँ जटिल इकोसिस्टम होते हैं। मतलब वहाँ भी जीवन होता है? बिल्कुल, वहाँ प्राकृतिक चारागाह होते हैं, स्थानीय वनस्पतियाँ होती हैं, और वो जमीन कई तरह के पक्षियों और वन्य जीवों का आवास होती है। और जब हम वहाँ भारी मशीनें ले जाकर एक विशाल फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं, तो वो पूरा प्राकृतिक संतुलन एक झटके में नष्ट हो जाता है। ठीक कहा। और इससे सॉइल कंपैक्शन या मिट्टी के संकुचन की समस्या पैदा होती है। भारी मशीनों के चलने से मिट्टी इतनी कठोर हो जाती है कि उसमें पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर से ही बहने लगता है, जिससे फ्लैश फ्लड या अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। भूमि उपयोग के संदर्भ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जो आग लगने के खतरे से जुड़ी है। डेटा बताता है कि इथेनॉल का फ्लैश पॉइंट केवल 13 डिग्री सेल्सियस है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता है। फ्लैश पॉइंट वो न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई तरल पदार्थ भाप छोड़ता है और हवा में आग पकड़ सकता है। 13 डिग्री सेल्सियस का मतलब तो ये हुआ कि भारत जैसे देश में ये कमरे के तापमान पर भी अत्यधिक ज्वलनशील है। हाँ, यह हर समय आग पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। जरा सोचिए, ऐसी विशाल फैक्ट्री किसी सूखी जमीन पर बनी है जो शहर से मीलों दूर है। अगर वहां कोई छोटी सी भी चिंगारी उठती है तो दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में ही घंटों लग जाएंगे। और तब तक वो आग आसपास के जंगलों और गांवों में भयानक रूप से फैल सकती है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। अब जमीन और खेती की बात चल ही रही है, तो हम उस सबसे बड़े विवाद को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? फूड वर्सेस फ्यूल, यानी भोजन बनाम ईंधन का विवाद। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मानवता के सामने एक बहुत ही गंभीर नैतिक चिंता है। बिल्कुल। हम लाखों हेक्टेयर जमीन और पानी का इस्तेमाल इंसानों का पेट भरने वाले अनाज उगाने के लिए करते हैं। हाँ, और फिर उस अनाज को खाने की मेज पर भेजने के बजाय गाड़ियों का टैंक भरने के लिए कारखानों में भेज देते हैं। इसका सीधा असर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। 2008 के वैश्विक खाद्य संकट का डेटा इस बात को बहुत डरावने तरीके से सिद्ध करता है। उस समय अमेरिका में मक्के से इथेनॉल बनने के कारण दुनिया भर में मक्के की कीमतें 70% तक बढ़ गई थीं। और इसका सबसे बुरा असर उन गरीब देशों पर पड़ा जहां मक्का लोगों के जिंदा रहने का मुख्य भोजन है। देखिए, अर्थशास्त्र का नियम बहुत सीधा है। क्या नियम? अगर सरकारें इथेनॉल के लिए मक्का उगाने पर ज्यादा पैसे देगी तो किसान दाल या गेहूं उगाना छोड़कर मक्का ही उगाएगा। इससे बाजार में खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी और कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। तो इन सब का आखिर अर्थ क्या है? एक तरफ पानी स्वाहा हो रहा है, नदियां घुट रही हैं, जमीन बंजर हो रही है, तो सरकारें इसे इतना जोर शोर से बढ़ावा क्यों दे रही हैं? क्या हमें इथेनॉल का उत्पादन बंद कर देना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यहीं पर हमें अर्थशास्त्र की वास्तविकता को समझना होगा। सरकारों के पास इसके बहुत ठोस रणनीतिक कारण हैं। जैसे कि विदेशी मुद्रा की बचत। बिल्कुल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। रिसर्च बताती है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने भर से भारत सालाना लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। अगर हम 35,000 करोड़ बचा रहे हैं, लेकिन उसी दौरान नदियां सूखने के कारण सूखा राहत पैकेज बांटने पड़ रहे हैं, पानी की ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं, तो क्या हम सच में पैसे बचा रहे हैं? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र का बिल उठाकर कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के माथे मढ़ रहे हैं। तो क्या हम इसी दुष्चक्र में फंसे रहेंगे, या फिर विज्ञान के पास इसका कोई बीच का रास्ता है? विज्ञान के पास एक उम्मीद की किरण है, और वो है सेकेंड जनरेशन या 2G इथेनॉल। ये 2G इथेनॉल क्या भला है? ये आम इथेनॉल से कैसे अलग है? ये खाद्य बनाम ईंधन की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है, क्योंकि ये अनाज से नहीं बल्कि शुद्ध रूप से कृषि कचरे से बनता है,
जैसे गन्ने की सूखी भूसी, धान की भूसी या वो पराली जिसे जलाकर धुआं किया जाता है। अरे वाह, ये तो कचरे से धन बनाने वाला मॉडल लगता है। पराली से ईंधन बन जाए तो प्रदूषण भी खत्म। सैद्धांतिक रूप से इसके फायदे ही फायदे हैं। इससे खाद्य सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता, नई जमीन नहीं चाहिए और किसानों को कचरे के पैसे भी मिल जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा सा लेकिन आने वाला है। अगर ये इतना ही बेहतरीन है तो हर जगह 2G फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी हैं? वो लेकिन ये है कि अभी ये तकनीक बहुत ज्यादा महंगी है। कृषि कचरे में सेल्यूलोज होता है जो बहुत कठोर होता है। इसे तोड़ने के लिए जो खास एंजाइम चाहिए वो विदेशों से आते हैं और बेहद महंगे होते हैं। मतलब इस प्रक्रिया की लागत इतनी ज्यादा है कि बिना भारी सरकारी मदद के ये बाजार में टिक नहीं सकता। इन्हें भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समझ गया। तो ये समाधान अभी जमीन पर पूरी तरह उतरने में लंबा वक्त लेगा। हाँ, इसमें समय लगेगा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो डेटा स्पष्ट है। इथेनॉल पेट्रोल का एक शक्तिशाली विकल्प है और अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसकी कीमत हम अपने जल संसाधनों और नदियों की सांसों को दांव पर लगाकर नहीं चुका सकते। एकदम सही। किसी भी नीति का असली परीक्षण इस बात में है कि वो कितनी टिकाऊ है। राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, एक पर्यावरणीय समस्या को सुलझाने के चक्कर में हमें नई समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए। ऊर्जा के हर विकल्प की अपनी एक छिपी हुई कीमत होती है। कोई भी समाधान पूरी तरह से मुफ्त या ग्रीन नहीं होता। इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम बिगड़ रहा है और पानी सूख रहा है। ऐसे में अगर हम अपनी गाड़ियों को दौड़ाने के लिए एक ऐसा ईंधन बढ़ा रहे हैं जो पीने के पानी को निगल रहा है, तो क्या आने वाले दशकों में हम एक भयानक भविष्य देखने वाले हैं? एक ऐसा भविष्य जहां भयानक सूखे के बीच एक प्यासा इंसान और उसकी चमचमाती गाड़ी पानी की आखिरी बूंद के लिए एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। क्या महज कुछ हजार करोड़ रुपए बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों की जल सुरक्षा को दांव पर लगाना एक समझदारी भरा सौदा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।